पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं रोड जो एक्सीडेंट होते हैं और कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो भी व्यक्तियों के एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटना होती है, चाहे वो नॉन फैटल हो फैटल हो, उस बारे में एक जनरल वीडियो बनाने जा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में क्या कहना है तो ये आपको जानना चाहिए। रोड एक्सीडेंट दिनों दिन बढ़े हैं, जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के अंतर्गत वकील के माध्यम से आपको दावा लगाना होता है। कंपनसेशन पाने के लिए अगर वो व्यक्ति जिंदा है, हाथ पैर कट गया है, फ्रैक्चर हो गया है, हाथ पैर टूट गया है तो अगर फैक्ट्री में है और उसके अंदर वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट एप्लीकेबल है तो उसे वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट के अंतर्गत लगाना होता है। ईएसआई से कवर्ड है तो वहां से बेनिफिट मिलता है। तो दिनों दिन हर रोज एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं। रोड एक्सीडेंट में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के अंतर्गत जाना होता है, यह आपको जानना चाहिए। इसमें मुख्य तौर पर जो स्थिति है वो ये है कि आदमी क्या कमाता है, कितना उसका प्रतिमाह है, उस हिसाब से क्लेम वो कंपनसेशन का करता है। कितनी इनकम है, इनकम टैक्स देता है कि नहीं, सैलरी स्लिप है कि नहीं, उसके पास अपॉइंटमेंट लेटर है कि नहीं। इन जनरल जब ये सब नहीं होता है तो 10 से 15 हजार रुपये एवरेज मानते हुए उसकी जो भी आयु है, वेतन है, कितना वो मल्टीप्लायर के हिसाब से कमाता, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या थे, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। तुरंत घटना की एक तो रिपोर्ट होनी चाहिए। अगर फैक्ट्री में हुई है तो मोस्ट प्रोबेबली एम्प्लॉयर कर देता है या कोई वर्कमैन भी कर देता है। ऑफेंडिंग अगर रास्ते में कोई एक्सीडेंट हुआ है तो डिजीज की गलती से वो नहीं होना चाहिए। पहली चीज, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो घटना के समय जो है ओनर हो गाड़ी का, व्हीकल का। इंश्योरेंस होना चाहिए, ये आपको जानना चाहिए। दुर्घटना में फला आदमी रिस्पॉन्सिबल था, यह आपको सिद्ध करना होगा। तेज गति से अगर कोई वाहन चलाता है, अभी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का 2005 का एक फैसला आया है जिसमें विक्टिम के लिए करीब करीब 18 लाख रुपए की 80 लाख रुपए की मांग की गई थी। रैश नेग्लिजेंट था। सुप्रीम कोर्ट ने आरसी केरे, एमएन रवीश, कर्नाटका एमएससीटी का एक कोर्ट था, नीचे एमएससीटी कोर्ट ने भी देने से मना किया, हाई कोर्ट ने भी नहीं माना और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे नहीं माना। और ये कहा जहां रैश नेग्लिजेंट एक्ट है ड्राइवर का, वहां उसको कंपनसेशन, खुद की गलती से उसने एक्सीडेंट किया है तो नहीं मिलेगा। ऑफेंडिंग व्हीकल का भी आपको डिटेल लेना होगा। कौन गाड़ी चला रहा था, किसने आपको, आपकी गलती नहीं थी, ठोक दिया, एक्सीडेंट कर दिया, डेथ हो गई, चोटें आ गई, ये सारी चीजें समझनी होंगी। तो इसमें अगर व्यक्ति स्वयं जिंदा है तो नॉन फेटल एक्सीडेंट के रूप में वो वर्कमैन्स कंपनसेशन में भी ले सकता है। ईएसआई से यदि कवर्ड है तो केवल ईएसआई क्लेम करेगा, फिर वो डब्ल्यूसी में नहीं आएगा। सेक्शन 53 इस एक्ट का हिट करता है क्योंकि कंपनसेशन एक जगह से मिलता है। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल का जहां तक सवाल है, ये भी आपको जानना चाहिए। तो इसमें आप सारा डिटेल के साथ दावा पेश करते हैं, पहले नोटिस देते हैं, ओनर का एड्रेस होना चाहिए, क्लेमेंट के एड्रेस होने चाहिए आपके पास, इंश्योरेंस कंपनी का ऑफिस वगैरह जहां है वहां आप लगा सकते हैं, ओनर के एड्रेस पर भी दावा लगा सकते हैं, क्लेमेंट के पे भी लगा सकते हैं, और जहां पर इंश्योरेंस का ऑफिस है। जनरली कंपनसेशन के लिए गाड़ी का नंबर, तत्काल एफआईआर होनी चाहिए, ये आपको जानना चाहिए। प्रॉपर ट्रीटमेंट जो भी चला है उसके पर्चे वगैरह दवाई के होना चाहिए, वैलिड पेपर होने चाहिए, ट्रांसपोर्ट अगर कोई व्हीकल है, ड्राइविंग लाइसेंस है, उसका परमिट है, ये सारे पेपर पहले कलेक्ट कर लें। वकील साहब की सहायता अवश्य लें क्योंकि आप उस मामले में एक्सपर्ट नहीं है। चाहे वो डब्ल्यूसी का मामला हो, चाहे एमएससीटी का मामला हो, इसकी सहायता अवश्य लें। ईएसआई से यदि कवर्ड है तो वहां से आपको मेडिक्लेम वगैरह, कैशलेस भी हो सकता है, इलाज का पैसा भी मिल सकता है, बाद में भी पैसा मिलता है। ये चीजें आपको जाननी चाहिए। दूसरा, इस केस में जो मैं बताने जा रहा हूं, एक्सीडेंट या डेथ होने पर एमएससीटी के केस में जो 80 लाख रुपए का क्लेम किया था, माँ बाप भी बैठे थे, फिएट गाड़ी थी, रोड एक्सीडेंट हुआ, मामला मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल तक गया। चूंकि ड्राइवर ओवर स्पीडिंग में था तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक यही कहा कि ऐसे में क्लेम क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वो खुद लापरवाह था और उसके कारण से दुर्घटना घटित हुई, घर के लोगों को भी चोटें आई और उस लड़के की मृत्यु हो गई। टायर फट गया था उस केस में, दुर्घटनाग्रस्त हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट हियरिंग में ही उसका मामला खारिज कर दिया। तो ऐसी स्थिति में ओवर स्पीडिंग में यदि दुर्घटना ड्राइवर या ओनर कोई भी करता है तो उन्हें इंश्योरेंस कंपनी भी पैसा नहीं देगी। यह अभी 2025 के एक केस में होल्ड हो गया है।
आप ये देखिए गाड़ी में जो भी है, आप उसके अंदर वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस रखिए जो एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट वैलिड हो। रैश नेग्लिजेंट मत चलाइए। कोई घटना घटित होती है तो उसकी तत्काल एफआईआर कीजिए। डीलिंग इन एफआईआर इज फैटल टू दी प्रोसिक्यूशन, ये क्रिमिनल लॉ में भी सिद्धांत है। और देरी का लाभ आपको नहीं मिलेगा। गाड़ी इंश्योर्ड होनी चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी को पार्टी बना सकते हैं, ड्राइवर भी पार्टी मोस्टली बन जाता है, सामने वाला जो ऑफेंडिंग व्हीकल का है ओनर बन जाता है। क्या आप अर्न करते हैं, स्वयं पे कितना खर्चा आया वो माइनस हो जाता है, और उस इनकम को देखते हुए कितना आप फ्यूचर प्रॉस्परस कमाते, कितना मेडिकल में खर्चा आया, कितना आपको परेशानी हुई, ये सारी चीजें लेते हुए आप मालिक या इंश्योरेंस कंपनी, और ड्राइवर को भी कई बार पार्टी बनाया जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए ट्रांसपोर्ट के, 4 व्हीलर हो 2 व्हीलर हो, अवधि खत्म नहीं होनी चाहिए, आपको जानना चाहिए। अब एक प्रश्न ये आया, सबसे पहले एक केस लो बताता हूं, निगम्मा वर्सेस ये आपका यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी का एक मामला था, और ये 15 मई 2009 को सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था। मोस्टली थर्ड पार्टी जो इंश्योरेंस रहता है उसमें थर्ड पार्टी के रूप में जहां इंश्योरेंस होता है वो कंपनी कंपनसेशन की राशि जमा कर देती है। इसके बाद जो मैंने अभी आपको केस बताया 2025 का लेटेस्ट केस आया, जो कर्नाटका एमएससीटी ने क्लेम खारिज कर दिया था, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। उसमें उन्होंने ये माना कि ओवर स्पीडिंग में ड्राइवर था, किसी भी ट्रैफिक सिग्नल का भी पालन नहीं कर रहा था, और इस कारण से उस लड़के की डेथ हुई, तो 80 लाख के क्लेम को रिजेक्ट कर दिया गया। अब प्रश्न ये उठता है कि इन दोनों में सिविल केसेस, चाहे वो वर्कमैन्स कंपनसेशन हो या मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल हो, ये केसेस के अंदर कंपनसेशन की राशि का जो निर्धारण है वो जैसा मैंने बताया आयु, वेतन, रेलिवेंट फैक्टर या उसके अंदर जो कितना फ्यूचर प्रॉस्परस था उस हिसाब से होती है गणना। एक्ट में ये सब शेड्यूल दिए गए हैं। वकील साहब आपके जानकार रहते हैं, उनकी सहायता लीजिए, सारे प्रमाण जुटाइए, दस्तावेज जुटाइए, नोटिस देकर ये केस को लगाइए। अब कई बार अवार्ड आपके पक्ष में हो गया, हाईकोर्ट इन मैटर्स को ले जाया जाता है, वहां से अगर स्टे नहीं है सुप्रीम कोर्ट भी लोग जाते हैं, इंश्योरेंस कंपनी जाती है, मालिक जाता है, जिसके भी खिलाफ ज्वाइंटली और सेवरली लायबिलिटी आई है वो जाता ही है। यदि आपके मामले में उस कंपनसेशन राशि का कोई ऊपर से स्टे नहीं है, तो जैसा मैंने बताया जो अवार्ड की राशि होती है, जो भी अवार्ड, चाहे वो लेबर कोर्ट ने दिलाया हो, चाहे मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने दिलाया हो, आप समय से एम्प्लॉयर को या बीमा कंपनी को न्यायालय में जमा कर देना चाहिए, अन्यथा उस पर इंटरेस्ट और पेनल्टी है। WC एक्ट का सेक्शन 4A ये कहता है कि आपके ऊपर 12% तक उस पर ब्याज और 50% तक पेनल्टी कमिश्नर लगा सकता है। तो एक्सीडेंट होते ही 30 डेज की लायबिलिटी है, एम्प्लॉयर करे या बीमा कंपनी करे, तो आप इंटरेस्ट पेनल्टी से बच सकते हैं। डायरेक्ट डिपॉजिट जिन केसेस में हो जाता है उनके अंदर वो इंटरेस्ट पेनल्टी कई बार कोर्ट का जो कमिश्नर है, वर्कमैन्स कंपनसेशन कमिश्नर, आजकल एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट के नाम से 1923 का ये अधिनियम है, बहुत सारे इसमें संशोधन हो चुके हैं। तो आप ये एक चीज ध्यान रखिए कि अगर फैक्ट्री वगैरह में कहीं एक्सीडेंट होता है 30 डेज में कमिश्नर के यहाँ वो जो भी कंपनसेशन की राशि है, हाथ पैर कट गया है, डिसेबलमेंट कितना है, कैलकुलेट करा कर, या डेथ हो गई है तो उसका कंपनसेशन जमा कर दीजिए। इसी तरह एमएससीटी के कोर्ट में भी इंश्योरेंस या मालिक जो भी है, अगर ऐसा लगता है कि वास्तविक रूप से वो दुर्घटना हुई थी, तो सत्यता को ध्यान में रखते हुए आप उसको, अब जहां तक प्रश्न है, अगर आपने जमा नहीं किया, आरआरसी जारी हो गई, जिसे रेवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये कलेक्टर के यहाँ आरआरसी वसूली की जाती है। पक्षकार को अपने मामले में थोड़ा सा विजिलेंट रहना होगा, वकील के माध्यम से एग्जीक्यूशन कराना होता है। आप पूरा एग्जीक्यूशन का अलग से दावा लगा दीजिए, ऑर्डर 21 में ये एग्जीक्यूशन दिया हुआ है सीपीसी में, मेहनत कीजिए, नोटिस दिलवाइए, पूरी फाइल चलेगी। आपका जो भी अवार्ड है, यदि उसका कोई स्टे नहीं है ऊपर से, तो आप उसकी वसूली के लिए प्रयासरत रहिए, और वो वसूली हो भी जाती है, पैसा जमा भी हो जाता है। कलेक्टर एग्जीक्यूटिव एजेंसीज कई बार एसडीओ, नायब तहसीलदार को ये वसूली के लिए भेजते हैं। बहुत सारी लाखों रुपए की जो आरआरसी है, रेवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, वो कलेक्ट्रेट में पड़ी रहती है वसूली के लिए। जब तक आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को इतनी फुर्सत नहीं होती है, आपका मामला पूरा अवार्ड होने के बाद भी पैसा, कुछ लोग भले होते हैं जो जमा समय से कर देते हैं,
अन्यथा आरआरसी जारी होती है। एग्जीक्यूशन कराइए, प्रयासरत रहिए, एग्जीक्यूशन में आप सफल होंगे ऐसा मेरा मानना है। और ये पैसा जो आपको कंपनसेशन का मिलना है वसूली में या इंटरेस्ट पेनल्टी का मिलना है, जो भी अवार्ड जिस तरह जिस नेचर का हुआ है आपको प्राप्त होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। चाहे वो नॉन फेटल केस हो, चाहे वो फेटल एक्सीडेंट हो, जो भी अवार्ड की राशि है वो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो मैंने ये कुछ साधारण जानकारी आपको वर्कमेंस कंपनसेशन और मोटर व्हीकल एक्ट के केसेस के संबंध में दी। क्लेमेंट के लिए बहुत अच्छा है, सोशल वेलफेयर दोनों लेजिस्लेशन है, सामाजिक कल्याण में विधान बनाए गए हैं। हमारा पूरा भारत का संविधान ही गरीबों के लिए सोशल जस्टिस पर आधारित है। इस तरह आप कंपनसेशन की राशि प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मित्रों दोस्तों को भेजिए। एक और विशेष अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना आरटी हब के नाम से है। कृपया उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसके वीडियोस देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।